Hello everyone, welcome all of you on your own channel Wings of Mathematics. Yes, my name is आलोक दुबे और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स और मैथमेटिक्स। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस और एक एप्लीकेशन हम लोग पिछली क्लास में पढ़ लिए थे। कौन सा एप्लीकेशन पढ़े थे हम लोग? टू कन्वर्ट द यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूनिट को कन्वर्ट करना हम लोग सीख चुके थे। आज हम लोगों को दूसरा एप्लीकेशन पढ़ना है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल रिलेशन। आई बात समझ में? तो उसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक छोटा सा और टॉपिक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जिसको हम लोगों को इस एप्लीकेशन में क्या करना है, यूज करना है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो थोड़ा बहुत तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमने पिछली क्लास में भी बता दिया था, लेकिन क्या होता है मतलब उसको आज हम एक बार फिर से बता देते हैं। अगर कोई फिजिकल इक्वेशन है, क्या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसका मतलब ये होता है कि किसी भी फिजिकल इक्वेशन में सारे टर्म का जो डायमेंशन होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। इन अ फिजिकल इक्वेशन द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म शुड बी सेम। क्या मतलब है? जैसे अगर कोई एक रिलेशन लिखा गया है Q इक्वल्स टू P प्लस R लिख देते हैं, एक फिजिकल इक्वेशन है, ये आपका एक फिजिकल इक्वेशन Q इक्वल्स टू P प्लस R। तो इसमें Q की डायमेंशन, P की डायमेंशन और R की डायमेंशन, तीनों की डायमेंशन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी स्टेट्स दैट इन अ फिजिकल रिलेशन द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म शुड बी सेम। इसका मतलब ये है कि किसी भी इक्वेशन में दो फिजिकल क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी होंगी जब उनके डायमेंशंस सेम होंगे। मतलब P का डायमेंशन R के भी इक्वल होगा, P का डायमेंशन R के इक्वल होगा, P का डायमेंशन Q के इक्वल होगा, R का डायमेंशन Q के इक्वल होगा, तभी ये फिजिकल रिलेशन क्या होगा? वैलिड होगा। अदरवाइज ये क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब क्या है ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। तो इसी का यूज करके हमको चेक करना है कि अगर कोई हमारे पास फिजिकल इक्वेशन दिया गया है तो वो फिजिकल इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, कैसे हम देखते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग पहले अच्छे से समझ लीजिए, फिर क्या कहते हैं हम लोग दूसरा एप्लीकेशन पढ़ते हैं। और ये एक बात जान लीजिएगा, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, इफ अ इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो फिजिकली भी करेक्ट होगा। क्योंकि जब हम डायमेंशन से इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो उसमें जो प्योर नंबर्स होते हैं, जैसे 1/2 आ गया, 3/2 आ गया, तो उसको कंसीडर नहीं करते हैं। और फिजिकल रिलेशन में उन नंबर्स को भी कंसीडर किया जाता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई फिजिकल रिलेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट हो तो वो फिजिकली भी करेक्ट हो। आई बात समझ में? इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम लोग क्या कहते हैं दूसरा एप्लीकेशन पढ़ते हैं। क्या है दूसरा एप्लीकेशन हमारा? दूसरा एप्लीकेशन है हमारा टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। टू चेक द फिजिकल इक्वेशन। किसी फिजिकल इक्वेशन की करेक्टनेस कैसे डायमेंशन से हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, ये देखते हैं। जैसे हमको एक इक्वेशन दे दिया गया है कि द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम T इक्वल्स टू दे रखा 2π√L अपॉन में G। T इक्वल्स टू 2π√L अपॉन में G दे रखा है। तो हमसे ये कह रहा है कि चेक करिए ये इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। आई बात समझ में?
टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन में जी, जहाँ पे टी टाइम पीरियड है, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है और जी क्या है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, देन वी हैव टू चेक दैट दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। ठीक है, तो चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम LHS का ले लेते हैं। LHS ले लेते हैं, क्या होगा, ये आपका टाइम पीरियड है तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन कैपिटल टी हो गया। अब RHS हम ले लेते हैं। RHS में क्या है आपका, देखिए है आपका 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन में जी। तो हमने आपको बताया है कि क्या कहते हैं, जो आपका प्योर नंबर है उसका डायमेंशंस में कोई यूज नहीं, ये क्या है डायमेंशन लेस होते हैं, तो इसको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट एल अपॉन में जी। कहने का मतलब ये हो गया एल की पावर 1 अपॉन में 2 इंटू जी की पावर -1 अपॉन में 2। ये जी जाएगा ऊपर तो क्या कहते हैं पावर माइनस में हो जाएगी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ये हो गया आपका एल की पावर 1 अपॉन में 2। एल की डायमेंशन ये हो गई। जी की डायमेंशन देखते हैं, जी क्या है एल टी माइनस 2, पावर क्या है आपका 1 अपॉन में 2। तो ये हो जाएगा आपका, देखो एल यार पावर -1 अपॉन में 2 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका एल की पावर 1 अपॉन में 2, फिर यहाँ पे एल की पावर -1 अपॉन में 2, फिर यहाँ पे टी की पावर कितना हो जाएगा -2 इंटू -1 अपॉन में 2, माइनस माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, टी की पावर 1 बचा। एल की पावर देखिए, एल की पावर यहाँ 1 अपॉन में 2 है, यहाँ एल की पावर -1 अपॉन में 2 है, ये एल की पावर 1 अपॉन में 2 है, ये एल की पावर -1 अपॉन में 2 है। ओवरऑल हम सॉल्व करेंगे क्या आएगा, एल की पावर 0 हो जाएगा, तो बचेगा केवल टी की पावर 1। देखो LHS में कितना आया था, टी की पावर 1 आई थी, RHS में भी टी की पावर क्या आया है 1 आया है। तो इसका मतलब ये है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली क्या है करेक्ट है। आई बात समझ में। तो ये जो दिया गया है टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन में जी, ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। आई बात समझ में। एक आध दो इक्वेशन और चेक करते हैं। फिर इसी का दूसरा यूज भी है कि अगर कोई फिजिकल इक्वेशन दिया गया है तो उसमें अगर कुछ कांस्टेंट दिए गए, उन कांस्टेंट की डायमेंशंस कैसे निकालेंगे उसको भी इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके ही जो कांस्टेंट्स दिए रहते हैं उनकी भी डायमेंशंस कैसे निकाली जाती है किसी फिजिकल इक्वेशन से, इसको भी आपको आज बताते हैं। कुछ बुक में ये दोनों अलग अलग एप्लीकेशन में दिया गया है, लेकिन नॉर्मली दोनों एप्लीकेशन एक ही में क्या है इंक्लूड है। इसको नोट कर लिए ना। चलिए देखिए दूसरा इक्वेशन क्या है आपके पास, आप लोग बार बार पढ़े हो, कौन सा इक्वेशन s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू हैव टू चेक द करेक्टनेस ऑफ दिस इक्वेशन। आप लोग डिराइव किए हो क्लास 9th में, 11th में भी हम इसको डिराइव करेंगे। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, इसकी करेक्टनेस चेक करनी है। तो जो s की डायमेंशन है वो ut की डायमेंशन के भी इक्वल होना चाहिए, जो s की डायमेंशन है वो हाफ ए टी स्क्वायर के डायमेंशंस के भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो हम चेक करते हैं। सबसे पहले LHS में s की डायमेंशन निकाल लेते हैं। s मीन्स डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मीन लेंथ। ठीक है, तो LHS निकालते हैं पहले। देखो s की डायमेंशन कितनी हो गई l। ठीक है, अब RHS हम लेते हैं। RHS में एक एक टर्म का लेते हैं पहले, ut। u में क्या है, u आपकी क्या है इनिशियल वेलोसिटी है, u आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, t आपका टाइम है। तो आपको चेक करना है कि ut की भी डायमेंशन कितनी लानी है, हमें l ही लानी है। फिर हाफ ए टी स्क्वायर की भी डायमेंशन कितनी लानी है, हमें l ही लानी है। आगे बात समझ में। तो देखो u क्या है आपका वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, वेलोसिटी की डायमेंशन lt -1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर t की डायमेंशन t की डायमेंशन t, इसको सॉल्व किया कितना आ गया आपका l, t की पावर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओवरऑल कितना आ गया l आ गया। आई बात समझ में। देखो ut की डायमेंशन भी यल आ गई, s की भी डायमेंशन यल आ गई। अब हम और चेक कर लेते हैं कि हाफ ए टी स्क्वायर की भी डायमेंशन इतनी ही आती है कि नहीं। अगर हाफ ए टी स्क्वायर की भी डायमेंशन इतनी ही आती है तो हम क्या इक्वेशन क्या हमारा डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, चेक कर लेते हैं।
हाफ ए टी स्क्वायर। और आपको पता है कि जो प्योर नंबर्स हैं उनकी कोई डायमेंशंस नहीं होती, उसको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हाफ को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ए फॉर एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है, आपको पता है एक्सेलरेशन की डायमेंशन LT-2, और ये क्या हो गया आपका T⁻²। कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सेलरेशन हो गया आपका LT-2 और इसका हो गया T⁻²। अब इसको देखते हैं हम, ये कितना आ गया आपका, ये हो गया LT हाँ ये हो जाएगा आपका LT की पावर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओवरऑल क्या हो गया आपका L। हैंस S = UT + हाफ AT² इज डायमेंशनली करेक्ट। मतलब ये इक्वेशन हमारा करेक्ट है। ठीक है, एक और इक्वेशन हम देख लेते हैं, फिर इसके दूसरे पार्ट में बढ़ते हैं। इसको जल्दी से नोट करिए आप लोग। ठीक है, नोट कर लिया होगा, मिटा देते हैं इसको। अब देखिए एक इक्वेशन है आपके पास, चेक द करेक्टनेस ऑफ हाफ mv² = mgh। इसकी करेक्टनेस चेक करनी, क्या ये इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। ठीक है, तो देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। अब आपको पता है LHS पहले निकालते हैं, बिल्कुल ऐसे ही निकालिएगा। ठीक है, हाफ mv², हाफ mv² कुछ क्या होगा, हाफ को हम क्या कर दिए, नेग्लेक्ट कर दिए, प्योर कांस्टेंट है, mv² लिखते हैं। m आपका मास है और वेलोसिटी क्या है आपका LT-1। ठीक है, इसकी पावर 2 हो गई, ये कितना हो जाएगा आपका ml² T-2। ठीक है, हाफ mv² की डायमेंशन इतनी आ गई। अब हमें mgh की भी डायमेंशन इतनी लानी है, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, अपने आप करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं दूसरा RHS। ये हो गया आपका mgh। ठीक है, देखिए mg हो गया आपका LT-2। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमने कहा जो एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की भी होती है। h क्या है आपका, लेंथ है, ये हो गया l। ओवरऑल डायमेंशन कितनी आ गई, ml² T-2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया आपका कैसे डायमेंशंस का यूज़ करके हम लोग किसी भी फिजिकल इक्वेशन की करेक्टनेस चेक कर लेते हैं। तो इससे आप लोग ढेर सारे इक्वेशन की करेक्टनेस क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो एक क्लास हम लोग लेंगे जिसमें तीनों एप्लीकेशन के ढेर सारे क्वेश्चंस एक ही क्लास में करेंगे। ठीक है, तो अभी एक एक क्लास में हम लोग तीनों एप्लीकेशंस के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी का दूसरा पार्ट क्या है उसको पहले अब बता देते हैं कि अगर कोई फिजिकल इक्वेशन दिया गया है और उसमें कुछ कांस्टेंट दिए गए हैं, उन कांस्टेंट्स की डायमेंशंस कैसे निकालेंगे, इसका यूज़ करके उसको फाइंड करना बता देते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लिए ना, नोट करिए जल्दी से, फिर दूसरा बता देते हैं। राइट द डायमेंशंस ऑफ dimensions of A and B। in the equation P equals to क्या इक्वेशन, P equals to B - x² B - x² ET। ठीक है, ये आपको एक इक्वेशन दे रखा है जिसमें P क्या है आपका, P है पावर, x है आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, और T है आपका टाइम। ये आपको एक इक्वेशन दे रखा P = B - x² AT। P = B - x² AT। इसमें आपको A और V की डायमेंशंस फाइंड करनी है। A और V की डायमेंशंस आपको फाइंड करनी है,
तो कैसे फाइंड करोगे? डायमेंशंस फार्मूले का यूज करिए या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके कैसे निकालते हैं देखते हैं हम लोग। हमने ये बताया है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट तब होगी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी होगी जब उनकी डायमेंशंस सेम होंगी। अब देखो यहाँ पे लिखा गया b माइनस एक्स स्क्वायर, बी माइनस एक्स स्क्वायर, कहने का मतलब कि b और एक्स स्क्वायर की डायमेंशंस क्या होंगी? सेम होंगी। आई बात समझ में? b की डायमेंशन किसके इक्वल होगी? एक्स स्क्वायर के इक्वल होगी, और ओवरऑल p की डायमेंशन इस पूरे इक्वेशन की इक्वल होगी। बात समझ में आ रही है? हमने बताया b और एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं, और ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी किए जा सकते हैं जब उनके डायमेंशन सेम हो। कहने का मतलब यह है कि b का डायमेंशन एक्स स्क्वायर के डायमेंशन के इक्वल होगा। आई बात समझ में? तो देख लेते हैं डायमेंशंस ऑफ b इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, x है ये एक्स स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए तो b की डायमेंशन कितनी हो गई? x हमने क्या बता रखा है आपको? डिस्टेंस बता रखा है, तो कहने का मतलब x की डायमेंशन क्या होगी? l होगी। स्क्वायर क्या हो गया आपका? b की डायमेंशन हो गई l स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। आई बात समझ में? b इक्वल्स टू l स्क्वायर हो गया, बात समझ में आ गई आपको। अब a की डायमेंशंस के लिए क्या करना पड़ेगा? अब ऊपर हमें केवल एक ही की डायमेंशन रखनी है, ऐसा नहीं कि लिखेंगे एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ऐसा नहीं। मतलब कि ओवरऑल b माइनस एक्स स्क्वायर डायमेंशन हम क्या लिखेंगे? एल स्क्वायर ही लिखेंगे। ठीक है, पावर है आपका, पावर का डायमेंशन आप लोग ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो पहले तो इसको नोट करिए, फिर हम b की डायमेंशन निकाल के आपको बताते हैं। ये नोट हो गया, सॉरी a की डायमेंशन निकाल के बताते हैं, ये नोट हो गया होगा। दूसरा पार्ट इसका बता देते हैं आपको कैसे सॉल्व होगा ये। देखिए पहले तो हम पावर की डायमेंशन निकाल लेते हैं। पावर इक्वल क्या होता है? वर्क अपॉन में टाइम। वर्क की डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 अपॉन में टी। तो पावर की डायमेंशन ओवरऑल कितनी आ जाएगी आपकी? पावर की डायमेंशन आपकी आ जाएगी एम एल स्क्वायर टी माइनस 3, ये पावर की डायमेंशन आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका यूज यहाँ पे हम कर लेते हैं। अब देखिए हमें निकालनी ए की डायमेंशन निकालनी है, तो ए को हम इधर लेके आ जाते हैं। ए को कितना हो जाएगा आपका? ए को हो जाएगा b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में पी टी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए हम ओवरऑल इस इतने की डायमेंशन p के इक्वल होगी। ए को हम क्या कर लिए? इधर भेज दिए, p को इधर भेज दिए हैं। ठीक है, a इक्वल्स टू b माइनस एक्स स्क्वायर की डायमेंशन क्या होगी? दोनों की डायमेंशन सेम थी, क्या है आपका? ऊपर हमें लिखना है एल स्क्वायर अपॉन में p इंटू टी। पावर की डायमेंशन हमने इतना निकाल रखा है, क्या है? एम एल स्क्वायर टी माइनस 3। एक किसकी डायमेंशन हो गई आपकी? पावर की डायमेंशन हो गई, और फिर साथ में किसकी डायमेंशन लिख देते हैं हम? टाइम की डायमेंशन टी हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए क्या हो जाएगा आपका ये? a इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे एल स्क्वायर है, यहाँ पे एल स्क्वायर है, क्या हो जाएगा? कट जाएगा। एल स्क्वायर यहाँ पे है, एल स्क्वायर यहाँ पे है, निकालो तो सही गया है इसका। एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 अपॉन में टी, टी पावर माइनस 3 हो गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 हो गया। ओके, ये बी माइनस एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर एम एल स्क्वायर टी माइनस 3, और ये हो गया आपका टी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो एल स्क्वायर नीचे है, एल स्क्वायर ऊपर है, कट गया, बचेगा क्या? केवल और केवल m बचेगा, और t की पावर कितना बचेगा? यहाँ t की पावर माइनस 3 है, ये क्या है? t की पावर 1, क्या बचेगा? m t की पावर ओवरऑल बचेगा 1 अपॉन में m t की पावर माइनस 2 बचेगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका? m की पावर माइनस 1 t की पावर 2। एक किसकी डायमेंशन हो जाएगी? a की डायमेंशन हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड और कर लेते हैं अच्छा सा। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लिए, इसमें कोई कंफ्यूजन तो है नहीं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, मिटा दे इसको। v इक्वल्स टू ए प्लस वी टी, v इक्वल्स टू ए प्लस बी टी प्लस
सी अपॉन में डी प्लस टी, डी प्लस टी, ठीक है। ए इक्वेशन है, इसमें आपको ए की, बी की, सी की, डी की, चारों की डायमेंशन फाइंड करनी है। जहाँ वी क्या है आपकी वेलोसिटी है, टी क्या है आपका टाइम है। वी आपको दे रखा है वेलोसिटी और टी दे रखा है टाइम। वी आपकी वेलोसिटी है और टी आपका टाइम है। तो आपको ए, बी, सी और डी की डायमेंशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहला काम क्या है, v की डायमेंशन इसके इक्वल होगी, v की डायमेंशन इसके इक्वल होगी, v की डायमेंशन इस पूरे की इक्वल होगी। ये आपको क्लियर हो गया, v की डायमेंशन इसके इक्वल, v की डायमेंशन इसके इक्वल, v की डायमेंशन इसके इक्वल, समझ आई बात। और d की डायमेंशन किसके इक्वल होगी, t के इक्वल होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक एक करके निकालते हैं, लिखेंगे डायमेंशन ऑफ v अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशन ऑफ v इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ a। v की डायमेंशन कितनी है हमारे पास, LT माइनस 1। a की डायमेंशन निकालनी है हमें, तो a की डायमेंशन कितनी हो गई LT माइनस 1 हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। a की डायमेंशन आपको समझ में आ गई। अब आपको v की डायमेंशन BT की इक्वल होगी। देखिए डायमेंशन ऑफ v इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ BT, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो b की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, v अपॉन में t हो जाएगी, बात समझ में आ रही है। v की डायमेंशन क्या है, LT माइनस 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। t की डायमेंशन कितनी है आपकी, t है, बात समझ में आ रही है ना। यहाँ से b को इधर भेज दिया हमने तो क्या हो जाएगा, सॉरी t को इधर भेज दिया, b इक्वल्स टू v अपॉन में t हो गया। v की डायमेंशन LT माइनस 1 है, t की डायमेंशन लिख देते डायरेक्ट कैपिटल T है। ओवरऑल कितना हो जाएगा, इसको ऊपर लेके जाते हैं, तो b की डायमेंशन LT माइनस 2, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। b की डायमेंशन LT माइनस 2 हो गया, बात समझ में आ गई अच्छे से, ठीक है। अब इन दोनों को नोट करो, फिर C और D की भी डायमेंशन निकाल लेते हैं, जल्दी से नोट करो आप लोग, बैठा दें इसे, ठीक है। सॉरी इक्वेशन पूरा आपका मिटा दिए हम। इक्वेशन था आपका v इक्वल्स टू a प्लस BT प्लस C अपॉन में D प्लस T। अभी इसका C और D का डायमेंशन बचा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, पहले तो लिखेंगे डायमेंशन ऑफ D इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ T। डायमेंशन ऑफ D कितना हो जाएगा आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात समझ में आ गई आपको। अब हमें किसकी निकालनी है, C की निकालनी है, लिखेंगे डायमेंशन ऑफ V इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ C अपॉन में D प्लस T, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या हो गया आपका, v इक्वल्स टू C अपॉन में इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, केवल t लिखेंगे तो दोनों की डायमेंशन सेम है, तो ऐड करने पे तो हमें ऐड करके तो लिखना नहीं है, केवल एक ही डायमेंशन लिखनी है, तो हमने क्या लिख दिया, t लिख दिया, t को इधर भेज देते हैं, तो c इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, v की डायमेंशन LT माइनस 1 इंटू टी, तो c इक्वल्स टू कितना हो गया आपका LT माइनस t की पावर कितना हो जाएगा, t की पावर 0 हो जाएगा। ओवरऑल कितना होगा, c की डायमेंशन हो गई आपकी l, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात समझ में आपको आ गई होगी। तो ये हो गया आपका क्या कहते हैं कि डायमेंशनल फार्मूले का यूज़ करके किसी फिजिकल क्वांटिटी में जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनके डायमेंशंस कैसे निकाले जाते हैं, ये आपका तरीका है, ठीक है। तो एक इक्वेशन और है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वो वॉन डेर वाल्स गैस इक्वेशन है। वॉन डेर वाल्स गैस इक्वेशन में जो आपके ए और बी हैं उनमें ए और बी के डायमेंशन कैसे निकाली, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो उसको भी एक हम कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको नोट करिए, जल्दी से एक और कर लेते हैं, फिर अगला एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे, कौन सा, टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। नोट हो गया ना ये, वॉन डेर वाल्स गैस इक्वेशन ये है आपका P प्लस A अपॉन में V स्क्वायर इंटू V माइनस B
इक्वल्स टू RT। ये आपका वॉन्डर वॉल्स गैस इक्वेशन है, जिसमें P क्या है आपका प्रेशर है, V क्या है वेलोसिटी है, सॉरी V क्या है आपका वॉल्यूम है, वेलोसिटी नहीं है, V आपका वॉल्यूम है, R गैस कांस्टेंट है, T आपका टेम्परेचर है। तो आपको A और B की डायमेंशन फाइंड करनी है। इन द वॉन्डर वॉल्स गैस इक्वेशन फाइंड द डायमेंशंस ऑफ A एंड B। बात समझ में आपको आ गई होगी। A और B की डायमेंशन हमको फाइंड करनी है, तो फाइंड करते हैं हम। देखिए अब P की डायमेंशन A/V² की डायमेंशन की इक्वल होगी, तब ये दोनों ऐड हो रहे हैं, ऐड करके लिखे गए हैं, कहने मतलब डायमेंशन ऑफ P को डायमेंशन ऑफ A/V²। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो लिखेंगे सबसे पहले डायमेंशन ऑफ P इक्वल्स टू A/V²। कोई प्रॉब्लम नहीं। V आपका वॉल्यूम है, वेलोसिटी नहीं है, वॉल्यूम है। आई बात समझ में? ठीक है। तो डायमेंशन P की डायमेंशन कितनी होती है? P की डायमेंशन यहाँ बगल हम निकाल लेते हैं। प्रेशर इक्वल क्या होता है? फोर्स अपान में एरिया। फोर्स आपका MLT-2 अपान में एरिया L²। कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कितना हो जाएगा? ML-1T-2। ये प्रेशर की डायमेंशन हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे रखते हैं हम प्रेशर की डायमेंशन, या A की डायमेंशन कितनी हुई? A इक्वल्स टू P इंटू V²। P की डायमेंशन अभी हमने निकाला, कितना आया है? ML-1T-2। ये किसकी डायमेंशन है? P की डायमेंशन। और V फॉर वॉल्यूम। वॉल्यूम की डायमेंशन कितनी होती है? वॉल्यूम की डायमेंशन होती है L3। ये कितना हो गया आपका? L3 का क्या है? स्क्वायर है। ओवरऑल कितना हो जाएगा आपका? ML-1T-2 L की पावर कितना हो गया? 6। तो डायमेंशन ऑफ A कितना आ जाएगा? A की डायमेंशन हो जाएगी आपकी, देखो L की पावर -1 है, L की पावर 6 है, L की पावर 5 बच जाएगा। L की पावर 5, T की पावर कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। 2 नहीं, -2 है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये A की डायमेंशन आ गई। अब A की डायमेंशन आपकी निकल गई। अब B की डायमेंशन निकालनी है, तो B की डायमेंशन कैसे निकलेगी? V - B लिखा गया, इट मीन्स डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। दूसरा हम बता देते हैं, डायमेंशन ऑफ V इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ B। तो V क्या है आपका? V आपका वॉल्यूम है, तो B की डायमेंशन क्या हो जाएगी? तो डायमेंशन ऑफ B इक्वल्स टू VL3। मतलब B की डायमेंशन कितनी हो गई? L3। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें लगता है इस तरीके से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इस तरीके से, तो आप लोग अपनी बुक से ढेर सारे क्वेश्चन इस तरीके के करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, ये आपका वॉन्डर वॉल्स गैस इक्वेशन था। इसमें हमने क्या करते हैं, जो कांस्टेंट A और B हैं उनकी डायमेंशंस हमने निकाल दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है, तो हम अब जो अगला एप्लीकेशन है हमारा, अगला एप्लीकेशन है टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। कहने का मतलब इक्वेशन कैसे डिराइव किया जाता है डायमेंशंस का यूज़ करके, तो उसको हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे। तो आज इसको और अच्छे से प्रैक्टिस कर डालिए, फिर अगली क्लास में हम उसको सीखते हैं। फिर एक क्लास डायमेंशन का और लेंगे, जिसमें हम लोग सारे जो भी एप्लीकेशंस पढ़े हैं सारे का क्या करेंगे, यूज करेंगे। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। तो इसको नोट कर लीजिए, घर पे प्रैक्टिस करिएगा, ढेर सारा प्रैक्टिस करिएगा। और अगर कुछ नहीं समझ में आया है इसमें कमेंट करके हमको बता दीजिएगा। ठीक है, तो उसको अगली क्लास में हम बता देंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ओके, थैंक यू।